हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स को हमें ध्यान देना चाहिए जब हम एक नई कार खरीदने के लिए निकलते हैं या प्लान करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस मेरे छोटे से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कार बाइंग का जब वक्त होता है, जिस वक्त हमें कार खरीदना होता है, कार बाइंग, हम लोग कार को बहुत ज्यादा देखते हैं, क्या लेना है नहीं लेना है सब कुछ देखते हैं। उस समय फाइनेंशियल कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें देख लेना चाहिए ताकि हमें गलती ना कर बैठे, हम कोई गलती ना कर बैठे कार खरीदने में। क्योंकि घर खरीदने के बाद कार बाइंग इज अ बिग कमिटमेंट। कई सालों तक, 4-5 साल 7 साल तक भी कार बाइंग का जो लोन है, अगर लोन पे लेते हैं तो वो कमिटमेंट चलता है, कैपिटल के साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्ट भी जाता है। तो इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान देना चाहिए, कहां कहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला, प्लानिंग योर फाइनेंसेस, स्पेशली ईएमआई। यानी कि अगर आपका पहले से ही घर का ईएमआई चल रहा हो या आपके कुछ भी इधर उधर खर्चे हो, आपके सैलरी से या आपके इनकम से जाते हैं, तो कार का जो ईएमआई होगा वो भी आपके सैलरी से ही कटेगा। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप कितना ईएमआई कटा सकते हैं, क्या जो ईएमआई आप कटाना चाहते हैं वो पॉसिबल है आपके इनकम से, और जितना पॉसिबल हो आप उतना ही करें। तो इसलिए पहले ही आप कैलकुलेट कर लें कि ये ईएमआई कितना कटने जा रहा है और कितना आप कटवा सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो ही आप उतना में लीजिए, नहीं तो या तो ईएमआई घटा दीजिए, अपना लोन टेन्योर बढ़ा दीजिए, जो भी आपकी डिसीजन में सही हो वो कीजिए। लेकिन ईएमआई को फैक्टर करना है, क्योंकि ईएमआई हर महीने कटेगी, कोई एक महीने नहीं, हर महीने 5-7 साल के लिए जो भी आप टेन्योर लेंगे उतने सालों तक ईएमआई हर महीने कटेगा। इसलिए ईएमआई को ध्यान देना है और ईएमआई के अमाउंट को भी ध्यान देना है। दूसरा है रीसेल वैल्यू ऑफ द कार। आप कोई भी कार खरीद रहे हैं, अगर आप रीसेल वैल्यू को ध्यान नहीं दें तो बाद में हो सकता है आपको थोड़ा नुकसान हो जाए या बाद में आप सोचिए कि आपने क्या किया। हालांकि इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, बहुत लोग ध्यान देते हैं। ये अपने अपने डिसीजन पे है। आज कोई कार खरीद रहा है तो वो कल को सोच कर नहीं खरीदता है, कुछ लोग कल को सोच के ही खरीदते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं कि आप जब कार बेचने जाए, जब आपका इस्तेमाल हो जाए, 5 साल 7 साल इस्तेमाल करने के बाद आप जब कार बेचने जाए तो आप क्या चाहते हैं कि कार फटाक से बिक जाए। ऐसा कार खरीदे जो सेकेंड हैंड पे बहुत ज्यादा डिमांड पे हो, या ऐसा कार लेंगे जो आपको पसंद हो, चाहे वो सेकेंड हैंड वैल्यू हो ना। तो ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन उन कारों का जो सेकेंड हैंड में बहुत अच्छे बिकते हैं उनको लेना बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप बेचने जाते हैं कुछ सालों बाद तो वो हाथों हाथ बिक जाती है, अगर उसका रीसेल वैल्यू ज्यादा है तो। साथ में उसका जो प्राइस मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आपको दिक्कत कम होती है उसको बेचने में। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर मतलब आप कोई भी लोन लेने जाते हैं तो आपका एक क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। यानी कि आपने जो पिछले जितने भी लोन लिया था, आप अगर न्यू है, टोटली फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आपका कोई स्कोर नहीं होगा। लेकिन आपने अगर, स्कोर होना अच्छी बात है, आपने अगर पहले कोई लोन लिया है या आपने सारे बिल पेमेंट्स अच्छे से किया है, लोन अच्छे से पेमेंट किया है, टाइम पे किया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बड़ा हाई रहेगा। तो आपको कार लोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बैंक है वो लोग फटाक से आपको लोन ऑफर कर देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पे गड़बड़ी की हुई है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्कोर अगर डाउन रहा तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। चौथा है फ्यूल, यानी कि कार में जो फ्यूल लगता है। कार का फ्यूल अभी तो इलेक्ट्रिक भी आ चुका है, इलेक्ट्रिक है, सीएनजी है, डीजल है, पेट्रोल है। किस पे अब जो जितना कम यानी मिनिमम खर्चा है उस कार का वैल्यू उतना ज्यादा है, उसका जो कीमत है आज उतना ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिक वैल्यू, इलेक्ट्रिक कार, उसका अभी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन बाद में आपको खर्चे नहीं पड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत कम है। सीएनजी लेते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, आप अगर पेट्रोल लेते हैं तो उससे थोड़ा और ज्यादा लगता है, डीजल लेते हैं तो उससे और ज्यादा लगता है। अब डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई हैं लेकिन कार के कॉस्ट कम है। इलेक्ट्रिक खर्चा बहुत कम है लेकिन इलेक्ट्रिक कार का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप अगर पेट्रोल और डीजल में देखते हैं तो पेट्रोल का कीमत, जो कार का कीमत है वो थोड़ा कम है, डीजल हुआ तो 50-60 हजार कम से कम ज्यादा होगा। तो ये आपको पैटर्न करना है कि आपका रन कितना है। ज्यादा रन है तो आप डीजल लेंगे, कम रन है तो आप पेट्रोल लेंगे। इलेक्ट्रिक आप तब लेंगे जब आप इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बेयर कर सकते हैं, गाड़ी का 14-15 लाख लग जाते हैं। और ऐसी जगह पे आप अगर हैं जहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बहुत अवेलेबल है तो आप इलेक्ट्रिक लेंगे। इस ऊपर डिपेंड करता है फ्यूल। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी एक कॉस्टली फैक्टर है। क्यों?
क्योंकि इंश्योरेंस जो भी अमाउंट है वो एक साल के लिए नहीं है, हर साल आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, हर साल वो अमाउंट लगता है। यानी कि आपके कार में अगर 50-60 हजार रुपए का इंश्योरेंस लगता है तो एक साल के लिए नहीं है, वो हर साल के लिए है। हर साल आपको उतना का इंश्योरेंस ऑलमोस्ट कराना होगा, 5-10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन हर साल आपको कराना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि इंश्योरेंस अमाउंट कैसा है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस अच्छा भी हो ये भी जरूरी है। पैसा कितना है उसके साथ साथ अच्छा भी होना चाहिए। अच्छा मतलब आपको कैशलेस की सुविधा मिलती है कि नहीं वो देख लीजिए, आपके आसपास वो गैराजेस है कि नहीं जो कैशलेस देते हैं उस बैंक से, वो देख लीजिए। बाहर आप ऑनलाइन में भी ट्राई कर लीजिए कि जो भी आपको फैसिलिटीज आपके इंश्योरेंस में आपको वो कंपनी वाले दे रहे हैं वो ऑनलाइन में मिल रहा है कि नहीं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत 500,000 रुपए का डिफरेंस अगर है तो आपको जो आपके शोरूम के कंपनी से मिल रहा है वही लेना बेटर है। आप डायरेक्ट वहां पे जाकर बोल सकते हैं, फिजिकल टॉक होंगे। तो अगर 500,000 रुपए 2,000 का भी बात है तो वहां पे ले लीजिए, लेकिन अगर 5-10 हजार का बात हो जाता है तो आप ऑब्वियसली ऑनलाइन लीजिए, लेकिन सारे फैक्टर देख के कि आपको जो जो फैसिलिटीज वो शोरूम की कंपनी वाले दे रहे हैं वही सब वहां मिल रहा है कि नहीं कम से कम। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि कार को मेंटेन करने का जो खर्चा है। आपने जब कार खरीद ली वो तो आपका लोन हो गया, आपने आरटीओ का पेमेंट कर दिया, आपने इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया, ये तो इनिशियल हो गया। लेकिन इसके बाद हर साल कार की सर्विसिंग है, कार का फ्यूल का खर्चा है, कार का खुद का मेंटेनेंस है। तो कार होने से बहुत सारे खर्चे ऑटोमेटिकली हर साल होते हैं कार पे। तो ये सारे खर्चों को कहा जाता है कार की ओनरशिप कॉस्ट। तो जो कार थोड़ी ज्यादा कॉस्टली है उनका ओनरशिप कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, जो कार थोड़े सस्ते हैं उनका ओनरशिप कॉस्ट थोड़ा सस्ता होगा। तो आप देख लीजिए कि आप जो कार खरीद रहे हैं उसका ओनरशिप कॉस्ट कितना है। आपने कार एक बार खरीद ली बड़े मुश्किल से, उसके बाद ओनरशिप कॉस्ट नहीं चला पा रहे तो वो कार खरीदना बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से, अपने इनकम लेवल के हिसाब से अपना ओनरशिप कॉस्ट देख लीजिए और उसके हिसाब से ही कार लें तो बेहतर होगा। फिर है वेरिएंट। कार में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, हर वेरिएंट पसंद आता है, एक से बढ़कर एक वेरिएंट होते हैं। बेस वेरिएंट सबसे नीचे सबसे कम प्राइस का होता है, टॉप वेरिएंट सबसे कॉस्टली होता है। बेस वेरिएंट में सबसे मिनिमम चीजें रहती हैं, टॉप वेरिएंट में सब कुछ रहता है ऑलमोस्ट, जितने भी गुड टू हैव फीचर्स है सब कुछ रहता है। अच्छा तो टॉप वेरिएंट ही लगता है, लेकिन आप अपने पैसे जो है वो देख लीजिए, क्योंकि हर वेरिएंट जो चेंज होता है बेस वेरिएंट से 1 लाख के ऊपर चेंज होता रहता है। 70 से 1 लाख रुपए हर वेरिएंट के लिए कॉस्ट बढ़ता रहता है। यानी कि बेस के साथ टॉप वेरिएंट का खर्चा कम से कम 3-4 लाख रुपए का हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, फीचर्स के साथ साथ, अपने पसंद के साथ साथ, और आपके पैसों को एडजस्ट करके आप देखिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम। मतलब आप कार कब खरीद रहे हैं, आप कंपनी के हिसाब से कार मत खरीदिए, आप तब खरीदिए जब आपको सबसे अच्छा मौका मिलता है। अब देखिए कार खरीदने का मौका कब होता है, एक होता है जब कंपनी डिस्काउंट देती है, खास करके दिसंबर के महीने में जब कंपनी अपना पुराना स्टॉक बेचना चाहती है कि नए साल का नया स्टॉक आएगा, तो आप उस समय आपको अगर बड़ा ऑफर में मिल जाता है दिसंबर में तो आप ले लीजिए। लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा मानते, कुछ लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद ही जनवरी आ जाता है, नया साल आ जाता है, तो आप 10-15 दिन बाद ही कार सेकेंड हैंड, यानी सेकेंड हैंड नहीं, 1 साल पुरानी हो जाती है। मतलब कुछ दिन के गैप के बाद 1 साल पुरानी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आप अगर कार 5-7 साल चलाएंगे उसमें एक 15 दिन के लिए पिछला साल हो गया, 30 साल हो गया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जब आप रीसेल करने जाएंगे तब थोड़ा सा फर्क आएगा कि हाँ इतने साल की पुरानी है, इतने साल की पुरानी है। लेकिन वो आई थिंक ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप कार आज ले रहे हैं, 5 साल बाद 7 साल बाद क्या करेंगे उसके बारे में अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5,000 10,000 रुपए आपको रीसेल में कम मिलेंगे, तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आपको कितना फैसिलिटी मिलता है ये देखिए आप। दूसरा जो टाइम है वो है उस समय खरीद जब कंपनी ऑफर्स देती है। ऑफर्स मतलब डिस्काउंट्स, जब कार की सेल सबसे कम होती है, जिस टाइम पे, उस टाइम कंपनी खाली बैठी रहती है और वो ऑफर लेके बैठी रहती है कि आप जाइए तो आपसे बात करेंगे। तो आप कभी ऐसे वक्त मत जाइए जहां पे आप जा रहे हैं और उनके पास वक्त नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे वक्त पे जाइए जब वो खाली हैं, आप जाएंगे तो वो आपसे किसी भी हालत में बात करेंगे, किसी भी हालत में आपसे डील करेंगे। सो दैट इज अ फैक्टर। फिर है कार लोन का इंटरेस्ट रेट। आपको लोन मिल गया, आपकी क्रेडिट स्कोर चेक हो गया, आपको लोन मिल रहा है, 4-5 बैंक से आपने अप्लाई किया, आपको लोन मिल रहा है हर बैंक से। लेकिन आप चेक करेंगे कि आपको सबसे कम रेट पे कहां से मिल रहा है। सबसे कम रेट के साथ साथ उनके फैसिलिटीज को भी आपको देख लेना कि लोन अच्छे से चले उस बैंक में, एनओसी मिलने में कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें देख लीजिए। खास करके इंटरेस्ट रेट, अगर आपको 0.5% भी कहीं पे कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसी बैंक में जाइए। 0.5% दिखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन
लॉन्ग रन में 5-7 साल में ये एक बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट को ध्यान पे रखिएगा, ज्यादा हड़बड़ी मत कीजिए। जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट सही मिले वहीं पे जाकर अप्लाई कीजिए, चाहे एक आध दिन देर हो जाए फिर भी वहीं पे कीजिएगा। ये सब फैक्टर्स हैं। कार बाइंग की जब आप प्लानिंग करेंगे तो वहां पे इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको बाइंग करना है। पहले ही एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए कि आपने ये सारा चीज किया है कि नहीं, तब आप मान सकते हैं कि आपका कार बाइंग जो प्रोसेस हो सही चल रहा है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।